Hello and welcome to the third episode of podcast तालीम by Campus Guru. हम हर हफ्ते ज़्यादातर उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके बारे में आपने हमसे सवालात किए होते हैं. पिछले हफ्ते बहुत से स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि यूरोप में एडमिशन और स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है. आइए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट उमर बिन अजमल से, जो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद डेनमार्क की आहर्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं. मेरा नाम उमर बिन अजमल है और मैं इरास्मस मुंडस का 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन करने इस वक्त आरूस में मौजूद हूँ, जो कि डेनमार्क का एक शहर है. मैंने बेसिकली यूरोप प्रेफर नहीं किया था. मेरी जो प्रायोरिटी थी वो ये प्रोग्राम था. वो प्रोग्राम ये यूरोप बेस्ड है. इसका जो पहला साल है वो फाउंडेशन ईयर कहलाता है, जो कि तमाम स्टूडेंट्स जो इनरोल होते हैं इस प्रोग्राम में वो डेनमार्क में गुजारते हैं, आरहूस यूनिवर्सिटी में. और दूसरा जो स्पेशलाइजेशन ईयर है वो उसके लिए फिर मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं दूसरे साल के लिए. एक स्पेशलाइजेशन मीडिया एंड पॉलिटिक्स है जो एम्स्टरडैम में होती है. उसी तरह जर्नलिज्म एंड मीडिया क्रॉस कल्चर्स एक स्पेशलाइजेशन है जो हैम्बर्ग में होती है. एक वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट है जो स्वानजी में है, और बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो लंदन में. तो इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर था ये मेरे इंटरेस्ट से काफ़ी करीब था. इसकी वजह से मैंने इसके लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और अब मैं इसको परसू कर रहा हूँ. तो ये एक वजह थी. अगर ये प्रोग्राम दुनिया के किसी और ख़त्ते में ऑफ़र हो रहा होता तो मोस्ट लाइकली मैं उधर होता. तो दिस इज़ इट. स्कॉलरशिप्स के लिए तो मैं काफ़ी अरसे से नज़र में रखा हुआ था कि जब मेरा 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मुकम्मल हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स जो हैं, चाहे वो शीवनिंग हो या फुल ब्राइट हो, अक्सर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कम से कम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो. तो जब मेरा वर्क एक्सपीरियंस ख़त्म हो रहा था, 2 साल का मुकम्मल हो रहा था, तो मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं मास्टर्स करने के लिए कहीं बाहर की तरफ देखूँ, सो दैट अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ भी इम्प्रूव कर सकूं. और एक एक्सपोजर भी, अलग ही एक्सपोजर होता है जब आप मुल्क से बाहर जाके एक मुख्तलिफ कल्चर में, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं. तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, और जब आप वापस जाके काम करते हैं तो प्रोफेशनली भी आपके काम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. तो सबसे पहले तो मैंने कोशिश की थी कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे उस वक्त के अंडर ग्रेड डिग्रीज़ वगैरह, मेरी इंटरमीडिएट, मेरी मैट्रिकुलेशन के, मैंने वो सारे कंप्लीट अपने पास गैदर किए और उन सबको वेरीफाई करवाया. HSC से अटेस्टेशंस की करवाई. अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बाद में प्रॉब्लम होती है जब वो बिल्कुल स्कॉलरशिप अगर उन्हें मिल जाती है और फिर वो इन सबको वेरीफाई करवाने में लगते हैं, तो उसमें काफ़ी वक्त गुजर जाता है. मैंने चीज़ अपने सीनियर्स से सीखी थी. वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि आप सबसे पहले जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप मुकम्मल रखें, उसको ना डिले करें लास्ट मोमेंट के लिए. और एंड आई थिंक दे वर राइट. देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. वो एक अलग चीज़ है कि आपको मौका मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपके पास कागजात मुकम्मल होंगे, आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, तो अगर कभी मौका आता है आपके पास और आपको बहुत ही इमीडिएटली अगर लीव करना होता है, तो वो चीज़ फिर आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी. सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव एवरीथिंग कंप्लीट बिफोर हैंड. तो ये चीज़ थी जो मैंने मुकम्मल रखी. और उसके अलावा मैंने बड़े टारगेटेड प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं सहाफ़त के प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे पता था मुझे मास्टर्स के फील्ड्स में करना है. तो वो उसके लिए मैं रेकी करता था, इंटरनेट पे देखता था कि कहाँ क्या ऑफ़र्स हो रहे हैं. उसके लिए मैंने शीवनिंग में भी अप्लाई किया था, जिसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गया था. उसके बाद फिर मैं एज ए रिजर्व्ड रहा, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली. बट आई हैव नो रिग्रेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैंने इरास्मस मुंडस में अप्लाई किया तो मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गई. हो सकता है मेरे हक़ में यही बेहतर हो. तो ये कुछ चीज़ें थी. आई थिंक अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात को फिर रिपीट करूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट रखें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन में कागजात मुकम्मल नहीं होते, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको दाखिला मिल जाता है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलती. डॉक्यूमेंट्स का और एप्लीकेशन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है. तो इस पर बड़ा फोकस होना चाहिए उन स्टूडेंट्स का जो अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो देख रहे हैं इस वक्त स्कॉलरशिप्स वगैरह को. इरास्मस मुंडस की जो स्कॉलरशिप है, ये इसमें कुछ इसकी जो डिटेल्स हैं, जैसा आपने पूछा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें एक तो सारी ट्यूशन फ़ी कवर्ड होती है.
और उसके अलावा एक मंथली स्टाइपेंड होता है जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को दिया जाता है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात और अपने हाउसिंग का रेंट वगैरह और ट्रैवलिंग और खाना पीना ये सब उसमें से वो कर सकें। और उसके अलावा ईयरली एक दफ़ा का ट्रैवल अलाउंस मिलता है। सो ये इनफ होता है बहुत इजीली सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे। और इसका मकसद भी सिर्फ यही होता है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें और वो इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि उनको जॉब करने की ज़रूरत है या कोई फाइनेंशियल किसी तरह का उन पर बर्डन हो। तो वो जो मंथली स्टाइपेंड तकरीबन 1000 यूरोज़ देते हैं, ये जो आपके पास महीने के आखिर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इट्स मोर देन इनफ। और जिस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है स्कॉलरशिप होल्डर्स को, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एंड आई कैन से दिस विद फुल कॉन्फिडेंस एंड बिलीव कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो अगर आप बिल्कुल ये समझते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सो देन यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आपको अपने पास से कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रोग्राम को मैं परसू कर रहा हूँ, जर्नलिज्म, मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी एप्लीकेशंस नवंबर में खुलती हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में। और जनवरी के शुरू के 10 दिनों में इसकी कोई डेडलाइन होती है। नॉर्मली जनवरी 10 होती है, लेकिन हो सकता है इस दफ़ा तब्दील कर दें। एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म में कुछ सवालात होते हैं, आप उनके जवाब दें बेहतर से बेहतर तरीके से, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको उसके साथ अटैच करें। मेरा ख्याल है उसको ऑनलाइन ही आप उसको सबमिट करते हैं। आपको कहीं उसको पोस्ट नहीं करना, कहीं आपको उसको फिज़िकली नहीं भेजना। और उसी के तकरीबन 2 महीने बाद आपकी अगर जनवरी डेडलाइन होती है तो मार्च में या अप्रैल तक रिज़ल्ट आ जाता है। देन आपको आपका स्टेटस पता चल जाता है वेदर यू आर गोइंग और नॉट। सो इट्स रियली वेरी सिंपल द एप्लीकेशन प्रोसीजर। बट जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन में कोहेरेंस हो, कि आप बड़ी क्लैरिटी के साथ आंसर्स दे रहे हो, कंफ्यूज ना लगे आपके जवाब। उनको आप जो कंजोर्शियम है जो आपकी एप्लीकेशंस को असेस करेगा और डिसाइड करेगा कि वेदर आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो कई चीज़ें देखते हैं एप्लीकेशन में। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका वर्क सैम्पल है सिर्फ, तो आपको आपके सिर्फ वर्क सैम्पल की बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाए, या अगर आपका आइल्स का बहुत अच्छा स्कोर है तो आपको सिर्फ उसकी बेसिस पे मिल जाए, या आपने कहीं बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से अपना अंडरग्रेड किया हुआ है तो उसकी बेसिस पे मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ना ही सिर्फ ऐसा होता है कि अगर आपके सिर्फ अंडरग्रेड के एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तो उसकी बेसिस पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी किसी एक चीज़ पे नहीं मिलता, बल्कि तमाम सेक्शंस होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कमेटी पॉइंट्स अवार्ड करती है। और ये नहीं पता होता आपको कि आपको किस सेक्शन में कितने पॉइंट्स मिले, उनका इंटरनल मैटर है। तो उसमें जो एप्लीकेशंस तमाम सेक्शंस में बेहतर निकल के सामने आती हैं, फिर उनके बीच कंपटीशन होता है और उसमें से जितनी नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं वो उसको अवार्ड करते हैं। यूरोप में रहना तो ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान जैसे गर्म इलाकों से आते हैं, जैसे कि मैं कराची से आया था, मैं बड़ा खौफज़दा था यहाँ की सर्दी को लेकर कि मुझे जो यहाँ के जो सीनियर्स थे जो पहले इस प्रोग्राम से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो मुझे बताते थे कि भाई आरूस की ठंड तो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन इस दफ़ा साल इतनी सर्दियाँ नहीं आई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इतना नहीं पता चला। लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग बिल्कुल सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अगर वो इस शहर में आते हैं या डेनमार्क की तरफ या फर्दर मज़ीद नॉर्डिक कंट्रीज़ में, तो उनको एक ये ठंड का इशू ज़रूर हो सकता है। क्योंकि हम लोग जिस तरह के मौसम से आते हैं, हम लोग अलग तरह से ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो यहाँ का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। और बाकी कल्चर से मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी को कोई इशू होना चाहिए, बिकॉज़ जब आप इस प्रोग्राम पे आते हैं तो उसका एक मकसद भी यही है कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोगों से आपका एक्सपोजर होता है। आपकी बल्कि ख़ुद की जो क्लास होती है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे होते हैं, तो वो खुद ही मिक्सर होती है इतना मुख्तलिफ़ कल्चर्स का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका अंदाज़ा जब दूसरे मुल्कों के लोगों से गुफ्तगू करते हैं और आप सब
चूँकि मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि सारे ही सहाफ़ी हैं और ज़्यादातर सहाफ़ी तकरीबन एक ही तर्ज की सोच रखते हैं। अब चूँकि वो अलग अलग कल्चर से आते हैं तो द वे दे आर्ग्यू या द वे दे अंडरस्टैंड थिंग्स, द वे दे एनालाइज व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगी कि आपका जो आउटलुक है, जो आप जिस तरह आप सोचते हैं वो ग्लोबल हो जाता है, कि आप सिर्फ फिर अपनी एक डोमेस्टिक ऑडियंस की तर्ज पे नहीं सोच रहे होते, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को ग्लोबली सोचना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है जो जिस तरह ये जो मैंने महसूस कर रहा हूँ कि जो आने लगा है। और एक और चीज़ कल्चर का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप मुख्तलिफ़ कल्चर में आते हैं, ख़ास तौर पे मैं फिर से इस बात को रिपीट करूँगा, जब आप पाकिस्तान जैसे माहौल से आते हैं जहाँ पे एक बड़ा कंजर्वेटिव कल्चर है, और हो सकता है मेरी अगली बात जो मैं कहने लगा हूँ थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन ये हकीकत है कि हम बहुत एक इंटॉलरेंट सोसाइटी से आते हैं। तो जब आप मुख्तलिफ़ दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप ऑटोमेटिकली टॉलरेंस डेवलप करेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम समझते नहीं हैं इस चीज़ को, हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारी इंटॉलरेंस जो है माशरे की एक एज अ होल, वो हमारे लिए कई मुश्किलात का सबब है। तो जब हम इस तरह दूसरे कल्चर के लोगों से, दूसरे ममालिक के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर टॉलरेंस आती है, हमारी शख्सियत में एक इम्प्रूवमेंट आती है इसके नतीजे में। ये तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, और जिन लोगों को कल्चर शॉक लगता है यहाँ आके, ये उनके लिए एक्चुअली बेहतर है कि क्योंकि कल्चरल शॉक एक बड़ी नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। सो उससे फिर आपका होराइज़न जो है वो बड़ा ब्रॉडन होता है, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देखते हैं, बेहतर तरीके से सोचते हैं। सो मेरे तो ख़्याल से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लैंग्वेज का इशू यूरोप में बहुत होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान का फोकस ज़रा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल पास्ट, और वैसे भी कई ज़बानें हैं तो एक तरह से उर्दू और इंग्लिश जो है वो एक तरह से यूनिफाइंग लैंग्वेजेस बन जाती है हमारे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन यूरोप में जो यहाँ के जो ममालिक हैं वो ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी ज़बानों का इस्तेमाल करने में। तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ के देखी है वो ये देखी है, जो मुझे एहसास हुआ है कि अक्सर मैं इसको जनरलाइज़ तो करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन अक्सर ये हमारी मुल्क की ये सोच रखती है कि जैसे अगर अंग्रेज़ी ज़बान पे आपको बहुत ही महारत, बहुत ही उबूर हासिल है तो जैसे कि आप एक लर्नेड आदमी या वेल एजुकेटेड आदमी। हालांकि ज़बान का आपकी एजुकेशन या आपके वेल लर्नेड होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे तो बड़ी शर्म आई एक तरह से अपने ऊपर कि हम लोग तो उर्दू को बिल्कुल किसी खातिर में नहीं लाते। हमें भी फ़ख्र महसूस होना चाहिए अपनी ज़बान पर। तो मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि तभी हमारी ज़बान में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, उस पर इतनी रिसर्च है, इतनी तहकीक नहीं हो रही कि ज़्यादा लोग अपनी उर्दू, कितने लोग हम जानते होंगे जो उर्दू में लिखना प्रेफर करते होंगे या उर्दू को पढ़ना प्रेफर करते होंगे, और इसी वजह से ना अच्छे नॉवेल्स उस तरह आ रहे हैं जिस तरह माजी में आते थे, ना अच्छी फिल्में आ रही हैं, ना अच्छे या उस तरह की ना गज़लें नज़में अब लिखी जाती हैं जिस तरह माजी में लिखी जाती थी। तो जब एक माशरा एज अ होल किसी अपनी ज़बान को एम्ब्रेस करता है और उस पर फिर मज़ीद तहकीकात होती है और उस पर आप मज़ीद उस पर फोकस होता है तो यकीनन उसका इम्पैक्ट तमाम शोबों पे पड़ता है। अब हमारे जो दोस्त हैं यहाँ स्पेन से हैं या इटली से हैं या जो डेन्स हैं, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ईमेल हो, या चाहे उनके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो उनकी कौमी ज़बानों में होता है और वो अपनी कौमी ज़बानों में बात करते हैं। दे रियली डोंट केयर अबाउट इंग्लिश एट ऑल, ट्रस्ट मी। हालांकि ये प्रोग्राम इंग्लिश ज़बान में, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, English is an international language, so they only treat English as a second language, as an important tool to be able to communicate to the world. That's about it. तो मेरा ख्याल है हमें भी वाहिद कौम इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि हम उर्दू पे ज़्यादा फोकस करें और इस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर निकलें जो हमने एक अंग्रेज़ी को पता नहीं क्या बना के रख दिया, जैसे कि अंग्रेज़ी ना हो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि ये ज़रूर है कि अगर आप अपनी ज़बान को भूल जाएँ तो फिर यकीनन आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं इस पर यकीन रखता हूँ।
तो लैंग्वेज का इशू डेनमार्क में, यूरोप में अक्सर मिलेगा, लेकिन जो नौजवानों से अगर आप इंटरेक्ट करें तो ज़्यादातर नौजवान जो है अंग्रेज़ी भी जानते हैं, तो आपको प्रॉब्लम उस पर इतनी नहीं होगी। लेकिन जो एजेड पॉपुलेशन जो मैंने देखा है कम से कम डेनमार्क में, उनसे आप कम्युनिकेट शायद ना कर सकें, बिकॉज दे वुड ओनली बी स्पीकिंग डेनिश। मैं अभी तक दूसरे अपने सेकेंड ईयर के लिए गया नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जर्मनी का अपने ज़ाती तजुर्बे में बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ डेनमार्क के हवाले से बात कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने देखा है कि नौजवान तो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, लेकिन जो एजेड पॉपुलेशन है वो इतना, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनके साथ आप फ्लुएंटली बात कर सकें, जो आपकी बात समझ सकें। ये एक ज़रूर हो सकता है इशू। देखिए, यूरोप में जो लिविंग कॉस्ट है वो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ आपको मिलेगी। कुछ ममालिक में सर्वाइव करना काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और कुछ ममालिक में सर्वाइव करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसे डेनमार्क में मौजूद हूँ, ये डेनमार्क काफ़ी महंगे ममालिक में शुमार होता है इसका। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। तो अगर आप जैसे स्कॉलरशिप होल्डर्स को डेनमार्क में 1000 यूरोज़ मिल रहे हैं पर मंथ, तो मेरा ख्याल है डेनमार्क के कॉन्टेक्स्ट में तो ये मोर देन इनफ है, आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही 1000 यूरोज़ चेक रिपब्लिक में ले रहे हैं या जर्मनी में ले रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट, अब चूँकि मैं सेकेंड ईयर के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, तो वहाँ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आती हैं। तो जो हमें ऑफिशियल गाइडलाइंस कम्युनिकेट हुई हैं उसके मुताबिक जर्मनी में मंथली आपको गुजारा करने के लिए 853 यूरोज़ दरकार होते हैं, जिसमें आप अपनी हाउसिंग रेंट, आपकी ट्रैवलिंग, जर्मनी में तो ट्रांसपोर्ट भी स्टूडेंट्स को फ्री होता है कि आपका स्टूडेंट कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर आप तमाम बसेस, ट्रेन्स, उनकी मेट्रोज़ और उनकी इवन बोट्स वगैरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये एडवांटेज है जर्मनी में। डेनमार्क में ऐसा नहीं है, तो परचेज़ करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का पास। सो वो 853 यूरोज़ में आप अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आपको स्कॉलरशिप के तहत 1000 यूरोज़ मिल रहे हैं, तो वो जो बकिया जो आपका अमाउंट बच रही है वो आपकी डायरेक्ट सेविंग है। और 853 में अगर गुजारा आप कर रहे हैं तो उसका मतलब उसमें से भी आप बचा सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। लेकिन डेनमार्क में उस तरह बचाना शायद मुश्किल हो। इसी तरह एम्स्टर्डम में अगर कोई पढ़ रहा है तो वहाँ पे और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा सेविंग करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो कंजोर्शियम ने ये जो तय किया है कि इतना स्टाइपेंड मिलना है, वो ये सब देखभाल के ही किया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी या कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो उसके हिसाब से तो मेरा नहीं ख्याल कि मसला तो नहीं होगा सर्वाइवल को लेके। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे जहाँ पे आपको बड़ी आसानियाँ हो जाती है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है, तो आपकी बचत हो जाती है। और कौन बुरा मानता है कुछ पैसे बचे हैं अगर। बाकी मेरा ख्याल है कि चैलेंजेस ये ज़रूर हो सकते हैं कि आप जब इधर आते हैं, हम एक अलग एकेडमिक स्टाइल फॉलो करते हैं पाकिस्तान में। यहाँ आप आते हैं अलग तरीक़ेकार होता है पढ़ाई का, तो उसके एडजस्ट करना एक चैलेंज हो सकता है। यहाँ पे जैसे मेरी जो फील्ड है, यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, जबकि यही फील्ड जब हम पाकिस्तान में परस्यू करते हैं तो वो बहुत ही फोकस, हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल फोकस बहुत ज़्यादा है। तमाम स्कूल्स में जो स्कूल इस वक्त मीडिया एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं, बड़े स्कूल्स पाकिस्तान में, उनका तमाम का फोकस बड़ा हैंड्स ऑन, बड़ा प्रैक्टिकल है। तो उससे जब आप एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसको सोच के आप परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स लगा लेंगे, तो देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। ये मेरे नज़र में तो मेरे ख्याल से यही कुछ चैलेंजेस हैं। इसके अलावा तो इस वक्त तो मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा।